हो कोई भी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति नालंदा विश्वविद्यालय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिसने अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राचीन और आवासीय विश्वविद्यालय था। यूं कह लें तो यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो आवासीय था। नालंदा जो शब्द है वह संस्कृत के 3 शब्दों से बना हुआ है, ना, आलम और दा के संयोग से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। शिक्षा के प्राचीनतम केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय कभी संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ तक कि चीन, जापान, मिस्र, तुर्की और ईरान को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाला शिक्षा का केंद्र आज अपने गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और अपने अतीत पर यह अवशेष आंसू बहा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आपको नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की सैर करा रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की, इसका पतन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, यह विश्वविद्यालय कितने भूभाग पर फैला हुआ था, यहाँ किन किन विषयों की पढ़ाई होती थी और इस विश्वविद्यालय को किन किन लोगों या किन किन राजवंशों का संरक्षण प्राप्त हुआ, इन सभी बातों पर प्रकाश डालूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की। तो 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हैं, जिन्होंने 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। वर्षों तक काल के गाल में समाया हुआ हमारे अतीत का ये गौरव अपनी गौरवशाली इतिहास पर आंसू बहा रहा था। लेकिन एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम डेविड स्पूनर है, इन्होंने 1915 ईस्वी में इसे खोज लिया। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को खोजने का श्रेय जिसे जाता है वो है डेविड स्पूनर, जो एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर भूभाग पर फैला हुआ था और यह चारों तरफ से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था और इसी से होकर प्रवेश किया जाता था। यहाँ न सिर्फ भारत के लोग बल्कि भारत से बाहर के लोग भी आकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे।
तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है और यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। चलिए तो हम चलते हैं अब मुख्य द्वार की ओर। तो हम प्रवेश कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने के लिए और हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए जो कुछ शिलापट्ट हैं जिस पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कैसे की और इसके बारे में आप इस शिलापट्ट को देख सकते हैं अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, ये पूर्ण रूपेण विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। और देखिए हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। इनकी ईंटों को देखिए, दीवारों को देखिए और ईंट जो जुड़ी हुई है उनको देखिए, यानी कि ईंटों के मध्य जो भाग है वो किस तरह से जुड़ी हुई है, लगता है कि अभी अभी निर्मित हुई है। और ईंटों को जोड़ने के लिए कोई नई व्यवस्था इसमें नहीं थी, बल्कि वही पुरातन व्यवस्था, वही प्राचीन व्यवस्था थी जिसमें हम सुर्खी चूना का प्रयोग करते हैं। और अब हम विहार संख्या 5 को देख रहे हैं कि देखिए इसके जो अवशेष हैं, इसकी जो दीवारें हैं और ये जो गड्ढा नुमा आकृति आप देख रहे हैं, यह कमरे की आकृति है जिसकी छत ढह चुकी है और दीवारें तो इसकी इतनी चौड़ी हैं कि देखते ही बनती है। यदि हम लोग घोड़े दौड़ाएं इस पर तो कई घोड़े एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। और देखिए दीवारों को, दीवारों की मजबूती कैसी है। आज भी अपने स्थापना काल के बाद भी ये दीवारें आज भी इतनी मजबूत हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कला के दृष्टिकोण से भी देखिए, बनावट की दृष्टिकोण से भी देखिए कि कितनी अच्छी इसकी बनावट है और कला का यह बेजोड़ नमूना है। और देखिए इसकी आकृतियों को। और विक्रम नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसमें जल प्रबंधन और जल निकासी की इतनी अच्छी और बेहतरीन व्यवस्था थी। ये बीच में जो देख रहे हैं कि लंबा लंबा ये नाली नुमा आकृति है जो जल निकासी के लिए बनाया गया था। और इस विश्वविद्यालय में जो है उत्तर से दक्षिण तक मठों की कतारें हैं। और अभी आप जिसको देख रहे हैं वह सारीपुत्र मंदिर है और यह मंदिर संख्या 3 है। इसमें देखिए सामने प्रांगण में आपको मूर्तियां दिखाई देंगी दीवारों पर। और यदि मूर्तियों को आप देखेंगे तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से गांधार कला की छाप देखने को मिलती है। और जितने भी मंदिर थे उनके अंदर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और ये बुद्ध की प्रतिमा तो स्थापित थी ही, और सामने में एक खुला प्रांगण होता था जिस प्रांगण में कुआं होता था। प्रत्येक प्रांगण में, हर मंदिर के सामने एक प्रांगण और उस प्रांगण में एक कुएं की व्यवस्था थी। और जल संचय करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था अपनाई गई थी, जिससे कि जल संकट के समय हम
जल का उपयोग कर सके। और ये आपको दिखाई भी देगा। और जल निकासी के लिए जो नालियां हैं वह भी आपको दिखाई देंगी। अभी जिस जगह को आप देख रहे हैं वह मंदिर संख्या 3 का ही भाग है। सारीपुत्र जो बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध भिक्षुक हुए, मॉन्क हुए, जिसे हम सन्यासी कह सकते हैं, ये स्तूपों की जो श्रृंखला है इसको भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आगे हम जब देखेंगे इसी मंदिर में तो जल निकासी के लिए जो नालियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। बस देखते रहिए। और एक छोटी सी ख्वाहिश है कि यदि यह आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन निश्चित रूप से दबाइएगा। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। पहले भी मैंने बताया आपको कि इस पर गांधार कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। ये जितने भी मंदिर हैं या चैत्य हैं या स्तूप हैं, उन सबों पर गांधार कला का स्पष्ट। ये देखिए, ये नाली जिसके बारे में मैं कह रहा था अभी, ये जल निकासी के लिए बनाया गया है। और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था, जगह जगह देखिए ये जो नालियां हैं ये जल निकासी के लिए थी। और आगे चलकर आप देखेंगे कि कुएं का भी अवशेष दिखाई देता है, वह भी आप देख सकेंगे। और चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि इस विश्वविद्यालय की देखरेख वर्तमान समय में आप लोग का नहीं है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यह अवशेष विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, इसलिए इसकी देखरेख का पूरा श्रेय अब यूनेस्को के हाथों में है। ये देखिए, ये जो बना हुआ है बीच में जो जाली है, वो जाली ही कुआं है, उसको ढक दिया गया है। और ये जो है नालियों के अवशेष, ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था जल निकासी। वो चित्र जो आपको दिखाई दिया, ये चित्र, और इस चित्र के माध्यम से जल का निकासी किया जाता था। ये देखिए, ये भी जल निकासी का ही, ये देखिए ये जो छिद्र से होकर जल का निकास होता था। और चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे, 7 बड़े बड़े कक्ष थे। ये देखिए मूर्ति कला का जो प्रमाण दिखाई देता है, वो देखिए कितनी अच्छी कलाकृतियाँ आपके सामने हैं। इन सभी कलाकृतियों पर मैंने पहले भी कहा है कि गांधार कला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से यदि इसकी तुलना करें तो इसका क्षेत्रफल वहाँ के विश्वविद्यालय से काफ़ी बड़ा है, लगभग 3 गुना। ये आप चित्रों को देख रहे हैं जो मूर्तियों के रूप में है। और मैं बता रहा था कि विश्वविद्यालय में लगभग 300 कमरे थे,
और 7 बड़े बड़े कक्ष थे जो अध्ययन के लिए थे। और इसमें एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था जो 9 मंजिला था, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक किताबें थीं। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये नालियों की व्यवस्था थी, जल निकासी के लिए भी है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जल संचय और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था यहाँ थी। और 3 लाख किताबें जो है पुस्तकालय में थीं, जिसे नष्ट करते समय बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में हम देखें तो तक्षशिला के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ जो छात्र आते थे पढ़ने के लिए, उनका चयन योग्यता के आधार पर होता था। विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र थे और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय को समय समय पर गुप्त वंश, वर्धन वंश और पाल वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी पुष्टि, जिसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुद्राओं से होती है। यहाँ जो विद्वान थे उनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे महान विद्वान थे। तो वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने भी यहाँ अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया और इसके बारे में विस्तार से लिखा भी। यदि देखें हम तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता डेविड स्पूनर ने इसकी खोज की 1915 ईस्वी में। और दुनिया के सामने पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लोगों को पता चला। यदि इसके बाद जो है हीरानंद शास्त्री, अमलानंद घोष जैसे भारतीय विद्वानों ने भी, भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने भी इस पर कार्य किया। और दूसरी बार 1974 से 1982 ईस्वी तक इसका उत्खनन का कार्य किया गया। वर्तमान समय में भी उत्खनन का कार्य जारी है। ये देखिए, ये जो फव्वारा आपको नज़र आया, ये फव्वारा सिंचाई व्यवस्था या जल प्रबंधन की एक अनूठी व्यवस्था है जो वर्तमान समय में की गई है। और ये जो बिखरे हुए पत्थर के टुकड़ों का जाल है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कला के बारे में हमको बताता है, जिस पर कि काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है मूर्तियों के रूप में, और ये बिखरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह राजगीर से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है, जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और यदि जैन श्रुतियों या जैन ग्रंथों का सहारा लिया जाए तो राजगीर के कई नाम देखने को मिलते हैं, जैसे गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर, क्षिति,
प्रतिष्ठ, वसुमती, चणकपुर, ऋषभपुर इत्यादि इसके नाम देखने को मिलते हैं। और समय समय पर भारत सरकार इसके बारे में सोचती है और पर्यटन का विकास कैसे हो इसके बारे में योजना तैयार करती है। ये देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये गड्ढा, ये अभी उत्खनन के दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए फूलों की जो एक कतार है